हम्म, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध का, सआदत का, हैदराबाद का, चीन खिलज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद का, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद का। बंगाल मुर्शिद कुली का, बंगाल मुर्शिद कुली का। कर्नाटक सादितुल्लाह खां। भरतपुर चूड़ामन और बदन सिंह। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। शाह ए खबर। जहांगीर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांगीर शाह। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। सुंदर स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन खिलज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। मोहम्मद शाह ने शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन खिलज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा को लेकर फारस वापस लौटा। अच्छा, ये पढ़े तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांगीर शाह 1712 से 13, फर्रुख सियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 48 और अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर 2 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 86, यही शायद सबसे ज़्यादा है। फिर है अकबर सेकंड 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। हमको लगता है शाह आलम द्वितीय ही सबसे ज़्यादा है ना। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अलीगढ़ के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुई। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला पर स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया। लाल किला पर स्थित हीरा महल
बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के समय ही दिल्ली में रहते थे। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 17 मई 1498 वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। अल्फांसो द अल्बुकर्क बाद में पुर्तगाली बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सनथै में था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सनथै में था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकेट में स्थापित हुई। जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला। पुलिकेट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। कंपनी और स्थापना वर्ष पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध में हुआ। 31 दिसंबर 1600 में को इंग्लैंड में की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में
व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1650 में जेम्स वन ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार भेजा। 1615 में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। रो जहांगीर खुर्रम यानी कि शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लिया। वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गैरल्ड आंगिया 1669-1677 सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। गैरल्ड आंगिया 1669-1677 गैरल्ड आंगिया 1669 से 1667 सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर ने सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर था, ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानती कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1699 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानती कालीकट गोविंदपुरी की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की, यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी।
भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वलांडी कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने बलांडी कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित। 1748 में हुई एला शपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। 1748 में हुई एला शपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेकी हारे, उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगली फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 55 के साथ युद्ध विराम हुआ। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर 1763 में हुई पेरिस संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन था। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 के गिरिया के युद्ध पर सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद किया। इसने शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहे जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों की एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। 20 जून 1756 में काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार
नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल के राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब सुजादुल्ला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। फिर अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1792 से कॉर्नवालिस। चतुर्थ 1799 से लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीरें होती थी। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। 1760 में वांडीवाश, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयाकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 1760 में वांडीवाश का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयाकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। थैंक्स फॉर वॉचिंग।